नाज़रीन, प्रोग्राम बान से आवाम तक तो खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो इकॉनमी जो था वो सबसे बड़ा उसके लिए चैलेंज था। इकॉनमी चैलेंज है और आने वाले दिनों में भी अगर हुकूमत वक्त के लिए किसी चीज़ को चैलेंज के तौर पर लिया जाता है या कहा जाता है तो वो इकॉनमी ही है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है वो इस हुकूमत का टारगेट भी इकॉनमी है। हाल ही में हमने असद उमर साहब की एक ट्वीट भी देखी जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो 3.94% तक पहुंच गया है। हमें और आपको एक दफ़ा फिर इस याद दहानी की शायद ज़रूरत भी है कि जिस वक्त ये हुकूमत आई थी तो जीडीपी ग्रोथ पीएमएलएन के क्लेम्स के मुताबिक 5+ था, लेकिन उसके बाद जो अगर हम ये कहें कि टेम्पर्ड फिगर नहीं जो था उससे हटकर और रियलिस्टिक अप्रोच की तरह बात करें, जो कि 12 में असद उमर साहब ने भी बताया जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद 1.9 और कोविड के हालात के बाद तो 0.4 का फिगर भी हम टच कर रहे थे। लेकिन आज हाँ, हुकूमत की 2.5 साल की पॉलिसीज के बाद हम जहाँ पर खड़े हुए तो 3.94। आज मुडीज़ की भी एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने भी ये इशारा दिया है कि 2022 तक 4% से क्रॉस कर जाएगा, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी आने वाले दिनों में फ्लोरिश होने जा रही है, बेहतर होने जा रही है। क्या चैलेंजेस हैं, क्या इक़दाम हैं, क्या मजीद लेने की ज़रूरत है, क्या अब तक लिए गए, इन तमाम चीज़ों पे ज़रा बात करते हैं। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, इकोनॉमिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत जी, शुक्रिया जी आपके वालेकुम टाइम सलाम, का। थैंक यू वेरी मच। दीगर पैनलिस्ट की तरफ जाएंगे लेकिन ज़रा डॉक्टर हसनैन साहब से बात कर लें। हसनैन साहब, मुझे जो अभी मैं बल्कि इनफैक्ट शो जी शुरू होने से पहले भी आपसे जी जी, कैजुअल जब हम बात कर रहे थे मुडीज की जो आज एक ऑब्जर्वेशन आई है राइट। या उन्होंने ये बात बड़ा कैटेगोरिकली की है कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों में अच्छा होने जा रहा है, बेहतर होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो माशी आउटलुक है वो मुस्तहकम करार भी दे दिया है और 2022 में 4.4% की शरह से मुल्क तरक्की करेगा या एग्जैक्टली, पाकिस्तान की इकोनॉमी तरक्की करेगी। बिल्कुल। कितना मैटर करती है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? अच्छा, मूडीज़ के बारे में मैं इस तरह कहूँगा कि ये एक रिस्पेक्टेबल सर्वे है जिसमें कहा जाता है कि ये यानी चंद ऑब्जर्वेशन जिसको आप रिसर्च में कहते हैं, उस रिसर्च ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक एक रीज़नेबल जगह पे प्लेस की जाती है और हम इसको अहमियत देते हैं। अच्छा, बाकी अगर आप देखें कि आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या कहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो लास्टली 2.94 पर कहता था। अच्छा, अगर इसके ऊपर देखें जो आईएमएफ था वो सिर्फ आईएमएफ हमें 1.9 पर कहीं देख रहा था या 1.4 पर देख रहा था, लेकिन उसमें अगर इम्पोर्टेंट गौर करने की बात यह है कि आईएमएफ का हमारे साथ मसला क्या है। आईएमएफ हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें लगा रहा है, उसके ऊपर हमारे पास टेरर फंडिंग के ऊपर बात करता है, हमें एफएटीएफ की बात करता है। अब हम बड़ी मुश्किल से इस ब्लैक लिस्ट से निकलने वाले हैं, ग्रे लिस्ट में तो हमें डाल दिया था, एक पॉइंट रह गया जिसमें हम नीचे चले जाएंगे। अच्छा, दरमियान में उसने अपनी सस्पेंड कर दी, 22 दफ़ा हम आईएमएफ के पास चले गए। अच्छा, 6 अरब डॉलर हमने लिया, 5.5 का तो हमारे पर कर्जा था। जब पिछला कर्जा हम देंगे या हमारे पास, यानी इसका मतलब है 0.5% के ऊपर हमने सिर्फ फायदा लिया। अच्छा, ये सारा मसला तब से शुरू हुआ जिस वक्त पिछले साल के अंदर इसहाक डार साहब के मेलो इकोनॉमिक ड्रामा जो चल रहा था, इसको मेलो इकोनॉमिक ड्रामा कहता हूँ मैं, जो बबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा वजूद था जिसके अंदर 30 अरब रुपए आपने स्टेट बैंक से ले लिए, बाकी मुल्कों के साथ उधार उठाए, अपने ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए पैसा थोड़ी देर के लिए एक जगह प्लाच किया और इस तरीके से आपने डॉलर की रकम को फिक्टिशियसली आपने काम किया। 103, 102, 104, 101 ये ड्रामा करने के साथ साथ हुकूमत को अंदर से वो खोखला करते गए। अच्छा, आपने अभी बात की कि पिछली दफा मैं आपको बता दूं, आईएमएफ का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, आईएमएफ हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा और इसके ऊपर किसी की जरूरत थी, इस हुकूमत ने बड़ी अच्छी जरूरत के साथ उन्होंने कहा कि हम आपकी शराइत नहीं मानेंगे, हम मजीद टैक्सेस नहीं लगाते। शौकत तरीन साहब की आपने रीसेंट देख ली होगी आपने। शौकत तरीन साहब ने यह भी कहा था, जो आपने आईएमएफ की बात की है कि वो टैरिफ पे फोकस कर रहा है, तो शौकत तरीन साहब ने ही जब वो वजीर खजाना बने उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था और उन्होंने कहा था कि हम रीनेगोशिएट करेंगे और मजीद टैरिफ का जो बोझ है खासतौर पे जो इलेक्ट्रिक से पावर की मद में वो हम तो आवाम पर नहीं उन्होंने डालेंगे। नहीं देने ठीक देना है, लेट अस अभी कंटिन्यू। अच्छा, बल्कि मैं एक दो जी लेट अस कंटिन्यू। मैं अपने दूसरे गेस्ट को भी प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम आरिफ जीवा साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आरिफ जीवा साहब एफपीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आरिफ जीवा साहब, हम बहुत सारी चीज़ों को आज एनालिसिस करने की कोशिश करें, स्पेशली पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि यू नो बेटर पाकिस्तान में या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन इन 2.5 दिनों में और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ पोस्ट कोविड सिचुएशन,
पाकिस्तान ने देखा जाए अपेरेंटली बड़ा संभाला है अपनी इकोनॉमी को, जहाँ पे बड़ी बड़ी जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ की इकोनॉमीज कोलैप्स भी हुई हैं, नीचे भी आई हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ऊपर गए हैं। हाउ यू सी दिस सिचुएशन सर? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो अब हम पहले भी आपसे हमारी काफी इस पे डिस्कशन हुई है। ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है या एक जगह नहीं है जहां से जो है वो गवर्नमेंट ने जो काम किए आप देखें पिछले कई सालों में, वो इंडिकेटर्स हमारे हर सेक्टर में नजर आ रहे हैं। आप एक्सपोर्ट में देख लें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मैंने जो है वो अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कुछ मटेरियल आज से 6 माह पहले बुक कराया था, तो डॉलर का जो डिफरेंस आया तो मुझे उसका बेनिफिट मिला। मैंने जो रेट मेरा था वो मुझे डिलीवर नहीं हो सका था, बात जगह पे कोविड की वजह से डिले हुआ, लेकिन मेरा जो रेट तय हुआ था वो डॉलर में मैंने इंपोर्ट करना था। तो जब डॉलर नीचे आया तो मुझे उसका जो है वो फायदा हुआ। आपसे मेरा लास्ट प्रोग्राम में रोशन डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से एक डिस्कस हुआ था आज से 2 माह कबल, कि जी वो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा उसको हाईलाइट करे, थोड़ा उसकी मार्केटिंग करे। आप देखें उन्होंने लास्ट 30-45 डेज में उसको प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो है उसको टेकअप किया, उसको लाइनअप किया, आपके उसमें फंड्स बढ़े रोशन डिजिटल पाकिस्तान के अंदर। इस तरीके से कई सेक्टर्स के अंदर बहुत बड़े बड़े फर्क आए हैं। और ये जो आप जीडीपी देख रहे हैं, अभी ये जीडीपी जो है वो कोविड की वजह से अभी भी हम समझते हैं कि इसको जिस 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 रेट पे होना चाहिए उससे अभी भी ये थोड़ा नीचे, लेकिन बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। और हम हमेशा कहते आए हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वेरी फर्स्ट डे से जब उन्होंने हलफ लिया आज से कुछ 28-30 माह कबल, उन्होंने जो है वो वेरी फर्स्ट डे से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ऑन बोर्ड लिया। और उसमें जो है वो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, दूसरा जो है वो अलाइड इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने अलाइड इंडस्ट्रीज में ग्रोथ किया, नए प्लांट लगे। आप ऑटो सेक्टर में देख लें, ऑटो सेक्टर्स के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त तेजी ऑटो सेक्टर्स के अंदर आई हुई है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी लाई है। ठीक है, उसके हिसाब से जो है वो आप गाड़ियों की सेल परचेज देखें, नए प्लांट देखें, नई 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 कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। क्यों लोग इंतजार कर रहे थे कि लोगों को प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिल रही थी और अच्छी प्राइस में नहीं मिल रही थी, आज जो है वो अच्छी प्राइस में और अच्छी प्रोडक्ट मिल रही, तो लोग उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं जीवा साहब आपके पास दोबारा आती हूँ। लेट मी वेलकम फैजुल्ला कमुका साहब भी, जो कि चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस। अस्सलाम वालेकुम फैजुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। फैजुल्ला साहब, चूंकि आप गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि हम इस वक्त अच्छी खबरें सुन रहे हैं। हमारा जीडीपी ग्रोथ पहले से बेहतर हुआ, मूडीज की एक ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई। फिर प्लस अभी जो शौकत तरीन साहब ने कहा कि जी हम आईएमएफ से भी रीनेगोशिएट करेंगे, हमारे रिजर्व बढ़े हैं, जो एक्सपोर्ट है वो हमारी बढ़ी है। मगर लोग सवाल उसके साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि इसके असरात या इसके समरात अवाम तक मुंतकिल कब होंगे, और वो दिन कब आएगा जब अवाम को समझ आएगी ये इस कैलकुलेशन से निकल कर कि हाँ जी ये चीज जो एकदम से बढ़ गई थी ये कम हो गई, तो वो जो आपकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है उसके समरात अवाम तक मुंतकिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जी अच्छा, इसमें मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है उसके आने में, जब आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आने में, नीचे तक उसके असरात आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जो मौजूदा अभी जो बजट आएगा उसमें भी गवर्नमेंट जो है वो लोगों को काफी रिलीफ देने जा रही है। कोई नए टैक्स नहीं लग रहे, जो हमारा तनख्वाहदार तबका है उनके लिए सैलरीज में इजाफा किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये उस जो 2.5 साल के अंदर हमने जो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया, ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं या ये उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मैं आपको बड़ी ही खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि हाईएस्ट इन द पाकिस्तान हिस्ट्री तकरीबन 27 अरब डॉलर को टच करेंगी। और जो टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं वो भी हाईएस्ट इन द पाकिस्तान हिस्ट्री 17 बिलियन डॉलर को वो टच करेंगी इंशाल्लाह, जब हम ये माली साल मुकम्मल करेंगे। इसी तरह
जो हमारा जो 60% आबादी है वो देहाती हलकों में देहाती इलाकों में रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी भी देहाती इलाके में चले जाएं, आपको अब किसान के चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आएगी, आपको खुशहाली नजर आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के स्टेप्स लेने से उनको गन्ने की सही कीमत मिली है, उनको गंदम की सही कीमत मिली है, और इस दफा जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में, हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका तकरीबन कोई 4.5% के करीब जो है ना वो उसका ओवरऑल जो है ना इंक्रीज हुआ है, हमारी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर। ठीक है, तो रिकॉर्ड हमारी गंदम हुई है, रिकॉर्ड हमारा गन्ना हुआ है, एग्जैक्टली। हाँ, रिकॉर्ड ये हमारे क्रॉप्स के चावल बारे हुए में हैं, और रिकॉर्ड ही हमारी मेज यानी सर महंगाई मक्की कम होगी? जी बिल्कुल महंगाई कम होगी। कब होगी? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अभी जो बजट आ रहा है इसके बाद से इंशाल्लाह ताला आपको आसानियां देखें। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इस साल जो है वो पाकिस्तान के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी इजाफा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर आपको एक बहुत ही वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। ओके महंगाई फाइन, को भी ओके फाइन सर, महंग- ओके फाइन सर, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, मैं तो आपके पास दोबारा आती हूँ। डॉक्टर स्टैन साहब, आप इनकी बातों से किस हद तक मुत्तफिक नजर आते हैं? उन्होंने कहा है कि 1 से 1.5 सालों में वो जो सम्राट है जिसके लिए आवाम, क्योंकि ये वाली जो कैलकुलेशन है ना जो मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप मुझे बता रहे हैं, हमारे दीगर जो पैनलिस्ट है वो बता रहे हैं, वो आवाम की समझ में सिर्फ उस वक्त आएगी जब उनको पता चलेगा कि आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, रोटी सस्ती हो गई, अच्छा, बिजली मैं सस्ती हो सादा बात से पहले सादा बात पे चला जाता हूँ। यकीनी तौर पर यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी प्राइस कम हुई है, ये मार्केट में आप जाकर चेक कर लें। अच्छा, दूसरी अगर आप देखें कि बाकी अजनास के अंदर आपने कहा कि किसान के ऊपर, किसान को इस दफ़ा खुशहाल है, किसान को फौरी तौर पे पैसा मिल गया, ये पहली दफ़ा हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि आपका कार्टलाइजेशन और कार्टल माफिया के खिलाफ काम हुआ। आपने गंदम के ऊपर इस तरह रिकॉर्ड गंदम हुई और गंदम को सही टाइम पे और सही प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे भेजा गया। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आपके पास इस वक्त जो गन्ना था, गन्ना को आपके तकरीबन 62 खानदान, 52 खानदान में हमेशा से कहता हूँ, ये वो उस चीज़ को माफिया के तौर पर यूज़ कर रहे थे। अब उसके ऊपर जो इन्होंने जो सब सेक्शन सरप्लसेस दिया करते थे उसको बंद कर दिया, और उसकी वजह से रिकॉर्ड मुद्दत में किसान को फायदा हुआ है, ना कि किसी फैक्ट्री ओनर को। अच्छा, अब आप ये देखें कि आप सर कंपैरिजन देखें कि आप 4% पे बात करते हैं कि जिन जिन शोबों को टच किया गया उसमें हाउसिंग सबसे बड़ा शोबा है, उसके बाद आपने ज़राअत को आगे बढ़ाया, आप अभी तक फाका ज़दा नहीं हुए, प्राइस कम हो जाएगी, ये ऑब्वियसली ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपने फिक्टिशियस लेवल के ऊपर आपने जो सारा का सारा उधार आपने वापस किया वो भी तो आपके कर रहे हैं, करंट अकाउंट खसारा आपके पास नहीं है और आप सरप्लस में जा रहे हैं। ये बातें मैं बाद में करके, इकोनॉमिक इंडिकेटर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसमें बता दूं कि 7 फैक्टर होते हैं। एक करंट अकाउंट है, एक एक्सटर्नल डेट है, एक एसपीपी रिजर्व है, रेमिटेंसेज है, एक्सपोर्ट है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है। अगर आप पीएमएल-एन के अंदर देखें जिसके अंदर वो 5.5 पर बात करते थे, तो डेफिसिट पीएमएल 18 के अंदर जो है करंट अकाउंट के अंदर 19.20 पर था। हाईएस्ट इंक्रीज के अंदर जो एक्सटर्नल डेट था उनका 11.7 पर था। जो एसपीपी रिजर्व्स थे वो 40% से लेकर 7 बिलियन पर थे। रेमिटेंसेस जो थे वो स्टेगनेंट थे 19.20 में, यानी 20%, 20 अरब रुपए का आपका तीसरे 3 सालों से डेफिसिट चल रहा था। अब हम सरप्लस में आ रहे हैं 25 करोड़ के। एक्सपोर्ट आपकी जो है वो 5 साल डिक्लाइन रिकॉर्ड के ऊपर थी। इंडस्ट्री के ऊपर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई थी, इंडस्ट्री चली गई थी, इंपोर्ट्स पे इंपोर्ट बढ़ रही थी, एक्सपोर्ट का नाम नहीं था, और इस हुकूमत ने आकर एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट का एग्रीकल्चर का, जी मैं आखिरी डिजिट बता दूं, जीडीपी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ 2.2 की रेशो के साथ, अभी 2.9 की रेशो के साथ एग्रीकल्चर आपका बूम पकड़ने लगा। अगर आप कहेंगी तो मैं सरप्लस पीटीआई का भी आपको बता दूं। इसके बाद आप जरूर जाएगा, लेकिन हाँ, इस स्टेटिस्टिक्स के बाद, इन नंबर्स के बाद हम ये बात कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि जो ये बात होती थी, जिस बबल इकोनॉमी की आपने बात की, बबल ग्रोथ की आपने बात की, कि इसाक डार साहब पे जो ये ब्लेम होता है और ये बात जो की जाती है कि उन्होंने नंबर्स को फर्ज किया था, फिगर्स को फर्ज किया था, ये तो प्रूव हो गया, ये तो प्रूव हो गया। अच्छा आरिफ जीवा साहब, 2-3 चीजें हैं जो मुझे आपसे जाननी है, खासतौर पे आपने खुद कंस्ट्रक्शन का जिक्र किया और यहाँ पे डॉक्टर हुसैन साहब भी कह रहे हैं कि 2-3 वो इंडस्ट्रीज जैसे जिसमें कि एक्सपोर्ट हो गई, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन हो गई, उसमें खासतौर पे कंस्ट्रक्शन को यानी हाउसिंग, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो 2023, 2022-23 और
23 और 24 के अंदर भी जो है ये डबल डिजिट रिस्पांस देख रहा हूं, और ये आप मेरे से अभी लिख लें कि ये 6 से 7 इशारे के ऊपर हमारी जीडीपी ग्रोथ जाएगी। ओके, तो सर इसको खासतौर पे कंस्ट्रक्शन का जो है एरिया, उसको भी इंडस्ट्री कहा गया, इंडस्ट्री का दर्जा दिया, प्लस एक्सपोर्ट बढ़ी। इससे जो इकोनॉमी थी, अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ पीएमएलएन के दौरे हुकूमत से पीटीआई का, तो उस कंपैरिजन को आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैं दोनों सेक्टर जो है वो बराबर जा रहे हैं। देखिए, आपने एक सवाल किया, मैं उसको इसी के साथ एक कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि आम आदमी तक इसका सबरात कैसे पहुंचेंगे, आम आदमी को महंगाई से जान कब छूटेगी। देखिए, गवर्नमेंट ने आप देखिए ऑटो सेक्टर्स के अंदर जो है वो रिलीफ दिया, फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को लाइसेंस दिए, तो गाड़ियों की कीमतें अब कम होना शुरू हुई हैं। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक प्रॉब्लम सिर्फ ये है, आज आपको प्राइस कम मिल सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्रीज ने जो है वो जो गवर्नमेंट ने आरडीज लगाई हुई है इम्पोर्ट के ऊपर, रॉ मटेरियल्स के ऊपर, स्टील के ऊपर और चीजों के ऊपर, टाइल्स के ऊपर, वो गवर्नमेंट ने अभी तक उसकी तरफ देखा नहीं है। वो अगर गवर्नमेंट उधर एक तो उधर नजर डाले कि जी वो आरडीज को खत्म करे। दूसरा, चाहे चीनी की किसी ने इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री लगानी है, किसी ने सीमेंट इंडस्ट्री लगानी है, लोगों को आसानियां पैदा करें और लाइसेंस का प्रोसेस जो है वो आसान करे। आज आप देखें, गन्ने का सीजन आया, गन्ना रोड पे जूस की शक्ल में बिक रहा है हर जगह के ऊपर। उसकी क्या वजह है कि गन्ना जो है वो प्रॉपर जगह पे पहुंच नहीं रहा है। जितना गन्ना बनना दोबारा शुरू हुआ है, तो उसके लिए इंडस्ट्रीज नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडस्ट्रीज को कंपटीशन पैदा करे, इंडस्ट्रीज के अंदर लाइसेंस दे। एसएमईज बहुत खास सेक्टर है हमारे मुल्क का, जो जितना एसएमईज में काम होता है इतना बड़े सेक्टर में नहीं होता है। बड़े सेक्टर में जो है अगर कोई प्रोडक्ट है, उसकी 10 इंडस्ट्रीज है या वो फिंगर टिप्स पे है। उनको ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस गवर्नमेंट दे और ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दे, ताकि कंपटीशन का रुझान पैदा हो। देखिए, गवर्नमेंट जो है उसने पूरी कोशिश कर ली कि कंट्रोल करे अपने इदारों के जरिए महंगाई को, लेकिन वो कई सालों से ही कोशिश हो रही है, लेकिन हर साल महंगाई बढ़ती है। बजट भी अच्छा आ रहा है, 2 साल से बजट पे भी किसी को शिकायत नहीं है, तो फिर क्यों महंगाई कम नहीं हो रही? महंगाई इसलिए कम नहीं हो रही कि गवर्नमेंट ने जो है वो बड़ी जगहों के ऊपर जो है वो लोगों को इंडक्ट नहीं किया, लोगों को फैसिलिटी पड़ेगी, बैंक को उनकी तरफ, बिजली है, गैस, अच्छा ठीक है, इंडस्ट्रीज, ठीक है जी, ओके फाइन। मैं जीवा साहब आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। फैजुल्लाह कमुका साहब, कुछ चीज़ों की निशानदेही की है, मेरा ख्याल है कि तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की है आरिफ जीवा साहब ने भी। आप इसे एग्री करते हैं, खासकर अगर वो बात कर रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की, जिसपे अभी फोकस करना रह गया है? जी बिल्कुल, हमारी हुकूमत का अब सबसे ज्यादा फोकस जो है वो एसएमई के हवाले से हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आगे क्या होता रहा है कि जो एसएमईज हैं उनका इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्शन है उसमें 40% हिस्सा है, और जबकि उनको जो चीप लोन्स हैं जो बैंक से मिलते हैं, जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सब्सिडाइज करता है, तो उसका तकरीबन 8 से 9%, यानी 40% प्रोडक्शन देने वालों को 8 से 9% चीप लोन्स मिलते हैं। तो अब इसके ऊपर जो है हम अपने बैंकों को लेके आ रहे हैं। बैंकों को आदत नहीं है कि वो छोटे कर्जे दें, और ना ही उन लोगों की बैंकों के अंदर ट्रेनिंग है ऐसी। तो अब हम इसके ऊपर शौकत तरीन साहब जो हैं वो चूँकि खुद बैंकर हैं, उनके साथ लास्ट फाइनेंस कमेटी की जो हमारी मीटिंग थी उसमें डिस्कशन हुई थी। हम ये इसके ऊपर पूरा यकीन रखते हैं, मैं भी और मेरे वजीर आजम इमरान खान भी, कि जब तक हम एसएमईज को, कॉटेज इंडस्ट्री को हम ऊपर नहीं उठाएंगे, ये रीढ़ की हड्डी है, ये असल बैकबोन है आपकी मईशत की, आपकी इकोनॉमी की। जब तक आप कोई भी दुनिया में तरक्की का मॉडल देख लें उठा के, जहाँ पे मुआशी तरक्की हुई है, चाइना का मॉडल देख लें जो इस वक्त पूरी दुनिया में जिसको सराहा जा रहा है, तो उसमें भी आपको सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो एसएमईज का, कॉटेज इंडस्ट्री का नजर आएगा। तो हमारा भी अब फोकस जो है वो इसी चीज के ऊपर है।
इंशाल्लाह हम जो है वो अपनी SMEs को बढ़ाएंगे, उसको ऊपर उठाएंगे, और ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत पैसे दिए जा रहे हैं वो भी इसी जो है चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है। और फिर इसी तरह से किसानों को जो किसान कार्ड दिए गए हैं वो भी इसी का हिस्सा है, कि ताकि वो अगर इसमें कुछ अपने तौर पे करना चाहते हैं, यानी आज किसान को वो सहूलत मुयसर नहीं है, वो अपनी प्रोड्यूस को स्टोर नहीं कर पाता, तो अगर ये जो किसान जो है उनको, जैसे अभी आरिफ साहब बात कर रहे थे, लोगों को फैसिलिटीज मिल जाएं, यानी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाए और उसमें वो एक मिल के लोग जो है अपना कोल्ड स्टोरेज बना लें और उसमें चीजें अपनी स्टोर कर लें, और वो फिर जैसे जैसे जरूरत हो वैसे वैसे वो उसको सेल आउट करें, तो मेरे ख्याल में इस तरह से जो किसान एक्सप्लॉयट होता है उससे भी बच जाएगा, और जो है वो उसकी मोहताजी जो है वो आड़ती के ऊपर या मिडिल मैन के ऊपर वो खत्म हो जाएगी। तो ये इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट जो है वो जो जो रूट काजेज हैं, ये हमारी इकोनॉमी की बीमारी की रूट कॉजेज को एड्रेस कर रही है हमारी गवर्नमेंट, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसके समरात जो हैं वो पूरे मुल्क के लोगों तक पहुंचेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फैज साहब, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और लेट मी टेक शॉर्ट ब्रेक। वापस आते हैं तो डॉक्टर हसनैन साहब से भी एक सवाल ये पूछना है कि उन्होंने जो फिगर्स अभी हमें बताया PMLN के दौर के तो बताया, लेकिन वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुए हैं PTI के दौर हुकूमत में। मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं। बच्चे सबको अच्छे लगते हैं मगर हंसते मुस्कुराते, और ये तभी मुमकिन है जब उनकी बेहतर निगहदाश्त के लिए कुनबे के अफराद और वसाइल में तवाजुन रहे। तवाजुन बरकरार, जिंदगी बावकार। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। जी नसीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे, एडवाइजर टू CM पंजाब। उनके हवाले से भी ज़रा बात करेंगे कि बेसिकली बात जो रुपए की कदर में इस्तेहकाम, और इससे पहले हमने देखा कि वही आर्टिफिशियल तरीक़ा जिसे रुपए की कदर को कम बढ़ाया गया था और डॉलर को कम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब फिर ये हुकूमत आई तो फिर उसमें भी सारे जो फर्स्ट नंबर सामने आए। डॉक्टर हसनैन साहब, मैं बात करती हूँ डॉक्टर सलमान शाह साहब से, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि वो जो आप मुझे सारा बता रहे थे PMLN का, जरा PTI का भी एक। अच्छा, PTI का अगर देख लें कि जिस तरीके से मैंने आपको 7 इंडिकेटर्स बताए, इसमें करंट अकाउंट के अंदर देखें कि PTI के 2021 के अंदर, मैं बड़े नंबर्स के बाद में जाऊंगा, आप देखें करंट अकाउंट के अंदर सरप्लस आया 959 मिलियन का जुलाई से मार्च 2021 तक। एक्सटर्नल डेट के अंदर देखें लोएस्ट एक्यूमुलेशन रही पिछले 6 साल से। SVB रिजर्व्स के अंदर हाईएस्ट रहा 2016 तक। अच्छा, फिर आप देखें रेमिटेंसेस के अंदर आपने इस जैसा रेमिटेंसेस में इजाफा देखा ही नहीं। डिजिटल, रोशन डिजिटल को तो आपको पूरे पाकिस्तान को शाबाश देनी चाहिए कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की हुकूमत पे और लोगों के ऊपर
हमारे पर एतमाद का इजहार कर दिया। 1 अरब वो और 1 लाख के करीब अकाउंट खुल गए और अब वो तकरीबन 2.5 अरब रुपए से ज्यादा की रेमिटेंसेज आपके पास आने वाली हैं। अच्छा, अब अगर आगे देखें कि आप इनमें एक्सपोर्ट्स के ग्रेजुअली अंदर इजाफा हुआ जी है ग्रेजुअल इजाफा हो रहा है और आप ये देखें कि ये सब लोग जो है वो हवाला हुंडी से निकल गए। अब हवाला हुंडी को काम करने से ये पीएमएलएन जो है वो हवाला हुंडी की तो ये पायनियर है, दे आर द इंजीनियर्स ऑफ द हवाला हुंडी सिस्टम। और इन्हीं के दौर के अंदर आप सारे के सारे रो रहे हैं, वो फाइनेंशियल ब्रोकर्स आपके रो रहे हैं, वो जो हवाला हुंडी का कारोबार किया करते थे वो सारों ने अपने बेड के नीचे पैसा रख के चुप कर गए और रो रहे हैं अब और कर कुछ नहीं सकते। अच्छा, इसको हम कैसीनो इकोनॉमी भी कहते हैं, मैं इसके ऊपर बाद में बात करूंगा, इस कैसीनो इकोनॉमी के ऊपर बात करने की जरूरत है। जी हाँ, फिर मैं ये एक्सपोर्ट पे रेमिटेंसेज अगर आपने देखें कि 27 बिलियन की एक्सपोर्ट आप देखें, 25.5 बिलियन की इंडस्ट्री अगर आप देखें कि आपकी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू आपको ऑटोमोबाइल में और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के बाकी एरिया में आपको नजर आती है। एग्रीकल्चर में आपने 6 क्रॉप्स के अंदर जो है वो बेस्ट रिकॉर्ड इंक्रीज किया है। और इसके अंदर आप जैसे एग्रीकल्चर में बात कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इस वक्त आप कार्टेलाइजेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप माफियाज के खिलाफ काम कर रहे हैं और प्राइस को कम कर रहे हैं। जी डॉक्टर सलमान शाह साहब। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और जो चीजें जो इंडिकेटर्स हमारे सामने आ रहे हैं और वो हमें ये बता रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो अच्छा है और वो अच्छा वक्त दूर नहीं है, ऐसे में जो रुपए की कदर है उसका मुस्तहकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है और डॉलर के मुकाबले में यकीनी तौर पर फ्री भी किया गया डॉलर को मार्केट में। असद उमर साहब एक ट्वीट करते हैं, वो ये भी बताते हैं, उनका एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि जी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो डायरेक्शंस हैं रिसेंट डेज में, प्लस जो स्टेट बैंक का रोल है फ्री होने के बाद, उसने बड़ा हेल्प आउट किया है रुपए को मुस्तहकम होने के लिए। योर ओपिनियन सर, योर टेक्स। जी आई थिंक इफ यू लुक एट इट कि आपका रुपया स्टेबल भी हो रहा है और उसी टाइम पे आपका जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ भी रहे हैं और साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, आपके रेमिटेंसेस हैं वो भी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही हैं, डिजिटलाइज सिस्टम में आप बड़े आगे निकल गए हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यू डायरेक्शन की तरफ इंडिकेशन हो रही है। और 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे नज़र में बड़ी इम्पोर्टेंट है जो हमें देख लेनी चाहिए थी कि नंबर 1, 2018 में हमारा दिवालिया निकल चुका था, हमारे पास जो हमने अदा करना था जिसे हम ग्रोस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट कहते हैं वो 30 अरब डॉलर की थी और हमारे पास कोई रिजर्व नहीं थे उसको सर्विस करने के लिए और हर महीने तकरीबन $100 मिलियन से रिजर्व कम हो रहे थे। उस सिचुएशन से आज आप आ गए हैं जिसमें रुपया स्टेबल है, आपका फॉरेन जो रेमिटेंसेस हैं वो बड़े हाई ग्रोथ पे चल रही हैं, आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो तेजी से बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज बड़ा कामयाब रहा, एक्सपोर्टर्स पैकेज जो है वो बड़ा कामयाब रहा, जो आपने कोरोना का पैकेज दिया गवर्नमेंट ने लो इनकम ग्रुप के लिए वो बड़ा कामयाब रहा, स्टेट बैंक का जो कोरोना का पैकेज था इंडस्ट्री के लिए वो बहुत कामयाब रहा, नई इन्वेस्टमेंट के लिए टर्म का पैकेज था वो पूरी यूटिलाइज हो गया, उसको करने की जरूरत है। तो अब एक नया शिफ्ट आ गया है जो कि क्लियरली स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ में आप चले गए और जिस तेजी से ये ग्रोथ होगी आई एम श्योर कि 2023 तक 7 से 8% ग्रोथ कोई लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इस वक्त आप देखें कि पूरे इन्वेस्टर्स जो हैं, अपने एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, फॉरेनर्स हैं, वो सब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और अगर ये जो नेक्स्ट स्टेप आएगा कि ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में तेजी से बढ़ेगी क्योंकि बड़े अरसे से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में फॉरेनर्स अभी उस तरह से नहीं आए जिस तरह से आना चाहिए गिवन द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि दुनिया में डेफिनेटली सर, ग्लोबली पैंडेमिक मकसद है कि ये तो फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स हैं ग्रोथ की तरफ और ये बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे। ग्लोबल पैंडेमिक है, उसने यकीनन इकोनॉमीज को डैमेज किया है, बट एज फार एज द पाकिस्तान इकोनॉमीज कंसर्न तो कंपैरेटिवली हम ये देख रहे हैं कि उसमें एक
बेहतरी जरूर आई है, अगर मैं शायद उसको बूम का नाम ना दे सकूं। जी हाँ। आरिफ जीवा साहब, दो चीजें हैं, एक तो ये मुझे बताएगा कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में कि एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, और उसकी एक मेजर रीजन या मेजर कॉज ये भी दिया जाता है कि जब इंपोर्टेड आइटम्स पे बैन लगाया या ड्यूटी में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया, ये पोस्ट कोविड सिनेरियो में क्या इससे हम मजीद बेहतर कर सकते थे? दूसरी, गाड़ियों की कीमतों के हवाले से आपने बात की, ये बड़ी एक शिकायत आम है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क की भी इवन एग्जांपल ले लें तो वही कंपनीज जो वहां भी गाड़ियां बना रही हैं, जो यहाँ बना रही हैं, उनकी एक तो क्वालिटी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, दूसरी कीमतें उससे कहीं ज्यादा है। इनको कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा, क्या समझते हैं? वही देखिए, मैंने शुरू में आपसे बात की, ये जो नई कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट मेरा ख्याल कर रही है और करना भी चाहिए। और इसका इम्पैक्ट ये आया है कि आपको देखें कुछ एसेसरीज जो है वो लोकल प्रोडक्ट में कभी नहीं मिला करती थी। आज वो एक आम आदमी को उन गाड़ियों के अंदर जो है वो तमाम फैसिलिटीज मिल रही है जो इंटरनेशनल मार्केट्स में। और फिर प्राइस का भी देखें, मैं जो देख रहा हूँ वो अगले साल इंशाल्लाह भी कोविड की वजह से कुछ इनको प्लांट्स की इंस्टॉलेशन में मुश्किलात आई हैं। अगले साल मैं ये देख रहा हूँ कि ये गाड़ियां जिस तरीके से दुबई में, आप इंडिया में भी देखें कि वो बहुत कम परसेंटेज के ऊपर गाड़ियां जो है इंस्टॉलमेंट पे लोगों को दे रहे हैं। आज कंपटीशन है, प्राइस कम हो गई है। इंडिया के अंदर भी आप देखें, आप दुबई के अंदर देखें, आप सऊदीया के अंदर देखें, बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है हमें। तो ये अगले साल पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि लोगों को जो गाड़ियां मिलेंगी वो इंशाल्लाह लोगों को फुल ऑप्शंस के साथ मिलेंगी, और लोगों को गाड़ियां जो है वो खुद ऑनर जो है वो इंस्टॉलमेंट पे देंगे बगैर किसी मार्कअप पे। तो ये बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, दूसरी बात ये कि दो सेक्टर में इसमें थोड़ा सा आपके सवाल से हटके एक बात करना चाहूंगा जी। एक तो मैं सिंध गवर्नमेंट से एक एज ए बिजनेसमैन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंध गवर्नमेंट जो है और फेडरल गवर्नमेंट मिलके कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले। मालदीव आपका पूरा जो है वो टूरिज्म पे बेस करता है। आप इधर जो आइलैंड की बात हो रही है सिंध के अंदर, उसको इमीडिएट जो है उस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहिए इनको। और प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि जी टूरिज्म को हमने सपोर्ट करना है, और हमारे पास जो है वो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर आज कल एक एयरलाइन भी इन्होंने अप्रूवल दी है, नॉर्थ एयरलाइन के नाम से। उस एयरलाइन की भी अप्रूवल दी है जो आपको स्कर्दू, गिलगित, ये स्वात वगैरह की साइड के ऊपर जो है वो ऑपरेशनल हो रही है, वो ग्वादर साइड के ऊपर। हमें एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट को इमीडिएट किसी, चाहे स्कर्दू हो चाहे गिलगित हो, एक पायलट प्रोजेक्ट बनाना चाहिए टूरिज्म के लिए। टूरिज्म जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके ऊपर अभी तक उस आज पहली फ्लाइट आरिफ जीवा साहब, आज फर्स्ट फ्लाइट पीआईए की कराची से स्कर्दू के लिए रवाना हुआ है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, एंड बिफोर दैट दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम लाहौर एज वेल, एंड दे आर गोइंग टू बी, दे आर गोइंग, यस ओके। तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं ये अब ऑपरेशनल होंगे तो आपको जो है ना वो नजर आएगा। आज जो बात हम कर रहे थे, जो हम डिमांड कर रहे थे एक्सपोर्ट के लिए पिछले कई सालों से, तो एक्सपोर्ट हमारी जो है वो कम थी और इंपोर्ट ज्यादा थी, तो हमें जो डिफरेंस नजर आ रहा था हमारा जो है वो सारा ये डॉलर में जो हम डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, ये एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से नजर आ रहा है। ओके सर, ओके सर जी, डॉक्टर सर। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रहा था, जैसे बहुत बड़ा सवाल किया जा रहा है कि ये 3.9 कैसे हो गई, ये 4% तक कैसे चली गई। ये बच्चा है कि डॉक्टर सलमान शाह साहब भी हमारे साथ हैं। तो देखें, वी शेप कर्व जब आया है हमारे पास, तो वी शेप माशी बहाली के अंदर ज़राअत, सनत और सर्विसेज, ये 3 बड़े शोबे थे जिनके अंदर बेहतरी आई। अब टोटल ओवरऑल आप जरा जीडीपी का हुजम देख लें कि 2020-21 के अंदर दौरान जो है वो जीडीपी का हुजम जो है वो 477 खरब रुपए, 777 खरब 9 अरब रुपए रहा, जबकि इस गुज़श्ता साल के अंदर 415 खरब 55 अरब 60 करोड़ रुपए था, जो 14.8% इजाफा करता है। अब आप पिछले अगर आप देख लें कि इसके हिसाब से जो टोटल ओवरऑल हुजम था वो कम था। ये मैंने तो आपको इसकी बता दी कदर, ये 33 अरब से ज्यादा गया ही नहीं पिछले पीएमएलएन के दौर के अंदर। अब इस हुजम तो आप ये कह रहे हैं कि हम 1.9 से शुरू हुए, फिर हमने 0.4 टच किया, हम माइनस 0.49 से शुरू हुए, माइनस से नहीं 1.9 से शुरू हुए जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई और पीटीआई की गवर्नमेंट, उस वक्त से वो बात 1.9 फिर माइनस
अब इसमें ये अब जी 0.04 and now we are 3.9. 3.9 इसको ओवरऑल कैलकुलेशन के मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं, जिसको हम रफली आप ये कह रहे हैं कि 4% अभी डॉक्टर ठीक है, सलमान शाह मैं बैठे डॉक्टर हुए हैं, वो सलमान आप शाह साहब से जी इसका हमसे क्विक रिस्पांस ले लेती हूँ। डॉक्टर सलमान शाह साहब, एक तो यही क्वेश्चन डॉक्टर सैन साहब ने भी उठाया, लेकिन उसके साथ साथ इस क्वेश्चन को या इस वी कर्व को जवाब बनाकर ऑपोजिशन भी सवाल उठा रही है, उनके लिए आपके पास क्या जवाब है सर? देखिए, ऑपोजिशन का तो काम ये है ना, उन्होंने तो जाहिर है कि हाँ सर, मुझे जवाब देना है ना। नहीं, जवाब बहुत हैं जी, वो बिल्कुल गलत सवाल उठा रहे हैं। जी नहीं, वो उनका एक ऑपोजिशन का काम ये है। आपको जाहिर है कि पिछले 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि कभी भी ऑपोजिशन ने नहीं माना नंबर क्या है, और जब ऑपोजिशन का यही झगड़ा रहता है। असल बात जो है पाकिस्तान के नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त ग्रोथ की तरफ जा रहा है, Exactly. मुकम्मल हो चुकी है, पाकिस्तान एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है, हमारा अपना इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, और इन्वेस्टर जो है वो भी आ रहा है, जो है वो बहुत हो रही है और ज्यादा तेजी से उसमें आएगी। जो अफगानिस्तान में अमन आ रहा है और उसका भी एक डिविडेंड आएगा, और बड़े सही टाइम पे ये हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरी वो एक जगह में है, और पाकिस्तान माशाल्लाह से अपने तौर पे स्टेबल है और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, और इस वक्त वी आर ओपन फॉर बिजनेस। तो ये मैसेज जो जा रहा है पूरी दुनिया को जा रहा है कि पाकिस्तान इज ओपन फॉर बिजनेस। ओके, अच्छा आरिफ जी साहब, दो चीजें, एक तो ये कि अभी इसी प्रोग्राम में कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से भी बात हुई कि वो भी कर्जे दिए गए, और उस्मान डार साहब ने हमें बताया था कि तकरीबन 8.5 यानी 8.5 अरब रुपए अब तक स्मॉल बिजनेस के लिए या नौजवानों को कर्जे के तौर पे दिए जा चुके हैं। दूसरा जो अहम फैक्टर जिससे आप भी वाबस्ता है जिस सेक्टर से, वो है कंस्ट्रक्शन का, और उसको लेकर अगर मैं बात करूं कि वो सस्ते घर जो वजीर आजम साहब ने पहले वादा किया था, पीटीआई की गवर्नमेंट ने वादा किया था, हाउसिंग स्कीम जिसके अब इनॉग्रेशंस भी हो रहे हैं इस्लामाबाद के बाद पंजाब में भी और केपीके में भी, सर वो कितना बड़ा फैक्टर होगा एक आम आदमी के लिए और उसके सर पे छत होने के लिए? देखें, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसके में आप देखें कि पाकिस्तान में हम पहले भी कह चुके हैं कि एक तकरीबन 15 मिलियन घरों की शॉर्टेज है, और ये इसमें मैक्सिमम वो लोग हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है ये हम समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट लाई है प्रोजेक्ट, जो 50 लाख घरों की बात है, नहीं बनेंगे अगर इस गवर्नमेंट, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो मजबूरन उसको ये प्रोजेक्ट जो है वो इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बगैर जो है वो आपकी इकोनॉमी चलेगी नहीं। मैं सिंपल एक थोड़ा सा आपके प्रोग्राम को में मौजूद होते फायदा उठाते हुए आपके जरिए एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को कोई एक एसओपी या पॉलिसी सख्त भले बनाए, लेकिन रेस्टोरेंट और होटल सेक्टर्स में बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट है। ये जो बंद पड़े हैं इससे लोगों का रोजगार बहुत ज्यादा, देखें आपके इस सेक्टर से बहुत ज्यादा आपकी इकोनॉमी में जो है इंजेक्शन होता है होटलिंग सेक्टर से। वो तो जब आप रिजॉल्व कोविड हो गया तो एसओपीज के शॉर्ट हवाले टर्म से है बात ना, कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म है जी रेस्टोरेंट के लिए मैं कह रहा हूँ, अभी ये डाइन इन और सब बंद किया हुआ है, तो गवर्नमेंट को जो देखें अमेरिका में भी खुल गया है, यूके में भी खुल गया, सब जगह खुल गया, वहाँ भी सर डाइनिंग आउट तो इस्लामाबाद में भी खुल गया है। आज सिंध ने लॉकडाउन अलबत्ता 15 डेज का लगाया है, लेकिन वफाक ने तो उसमें नरमी कर दी है। जी सिंध में अभी तक नहीं खोला गया है सर, सिंध में तो लगा ही आज दोबारा 8 बजे से दोबारा लगा दिया है जी सर। सिंध में आज रात 8 बजे से दोबारा से लगाया है अगले 15 दिन के लिए, क्योंकि अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है तो फिर कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। और फिर प्लस जो डेंस पॉपुलेशन कराची की है, यू नो वेरी वेल, कैसे कंट्रोल करेंगे फिर? मैं इसमें अर्ज ये कर रहा था कि बिल्कुल आप उसके एसओपीज को फॉलो इनसे करवाएं, लेकिन ओपन एयर में खुलना चाहिए, बिल्कुल ओपन एयर हो, लेकिन खुलना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा लोगों का जो है वो रोजगार बंधा हुआ है, इसमें जो है वो अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है इस सेक्टर के अंदर। ठीक है, टाइम है भी हमारे पास? ओके, आप कुछ कह रहे थे अभी बीच में।
जी हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि ये तो कोरोना एसओपीज की वजह से जो भी मामला बन रहे हैं ये तो है ही, लेकिन 30 अरब रुपए की जो आपकी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की इन्होंने अभी बात की थी उसके ऊपर सब्सिडी भी दी गई है। और अब हमें ये करना होगा कि हमें सेक्टर वाइज जिस तरीके से डेवलपमेंट है उसके अंदर ज़राअत के शोबे के अंदर माइक्रो बिजनेसेस ज़्यादा करने होंगे। मोलेसेस जिस तरीके से उसका निकलता है ये लोग तो उसको उसमें लाते ही नहीं है। जो भी गन्ना और गन्ने से चीनी पैदावार लेकर आते हैं उसके साथ और बहुत सी और भी चीजें हैं, बल्कि अल्टरनेटिव फ्यूल एनर्जी को भी डेवलप करते हैं, लेकिन अब बहुत सी आने वाली चीजें बेहतर हो रही हैं। अगर आप डॉक्टर सलमान, सॉरी मेरे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। डॉक्टर सलमान साहब, आईएमएफ से रीनेगोशिएट करने की बात हो रही है। शौकत तरीन साहब ने कहा था कि जी हम उनसे रीनेगोशिएट करेंगे, हम बताएंगे कि जी हम इस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन टैरिफ में मजीद इजाफा नहीं कर सकते, खासतौर पे जो बिजली के निर्ख की बात हो रही है। सर इसके हवाले से कोई होमवर्क है? हम कोई ऐसा प्लान देने जा रहे हो आईएमएफ को जो एक्सेप्टेबल हो उनके लिए भी? जी, पहली बात ये है कि आईएमएफ काफी सिंपैथेटिक है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये थर्ड जो है इसके भी इम्पैक्ट जो है उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में इस वक्त कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल की जाए, और उसमें ये नेफ्ट जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत महंगी बिजली है और इसको भी सस्ता करने की जरूरत है, जो कि ओवरनाइट हो सकती, लेकिन ओवर पैसेज ऑफ टाइम ये काम हो सकती है। तो ये जो रिस्पॉन्स है पावर कट करने या आपकी जो कर्जों का बोझ है उसको जरा थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड नेगोशिएट करना पड़ेगा, और आईएमएफ की चाहती है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो भी करे और स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और ये हमें नजर आ रहा है कि आप ये स्टेबिलिटी भी है। ठीक है, थैंक यू। ओके फाइन, ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके। डॉक्टर सलमान शाह साहब और आरिफ जीवा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फैजुल्ला खमुका साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी। सर वन लाइनर लास्ट कमेंट कोई देना चाहें? जी, मैं ये कहूँगा कि अब आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि 2022 और 23 के अंदर इन्फ्लेशन, बजट डेफिसिट, पब्लिक डेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन सब के अंदर आप जो है वो बहुत बेहतरी देखने वाले हैं, और जीडीपी की जो शरह है वो आपका हदफ जो है वो 4.2 से बढ़कर आपका 4.6 पर चला जाएगा, और 2023 में आपके 4.6 का जीडीपी देखेंगे। चलें इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।